Students, online classes of RL Academy. Okay, now we topic study life of unit. देखिए हमने जो अपनी फर्स्ट क्लास की थी बायोलॉजी सब्जेक्ट की, तो वहाँ पे तो हमने बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसका इंट्रोडक्शन किया था। ये किया था ना, आपको मैंने कहा था कि केवल आज बायोलॉजी सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन ही दूंगी। वहां पर मैंने आपको ये कहा था कि बायोलॉजी जो है ना वो लिविंग स्टडी है। जो भी लिविंग होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ की स्टडी अपन जिसमें करते हैं वो बायोलॉजी होती है। ये बात अपनी हुई थी। तो अब देखिए कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, है ना, जो लिविंग होगा, चाहे प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, जो लिविंग है वो लिविंग है, तो उसकी लाइफ के यूनिट क्या है? तो जो लिविंग है उसके लाइफ की जो यूनिट होगी वो टाइनी पार्टिकल है। कोई टाइनी क्या है? पार्टिकल। उस टाइनी या माइन्यूट पार्टिकल्स को साइंटिस्ट क्या करते हैं? डिस्कवर कर रहे हैं, और साइंटिस्ट अपने नॉलेज के बेस पे उसको नेम दे रहे हैं, उसके करैक्टर्स भी बता रहे हैं। तो वैसे आप 11th क्लास में हो तो बेसिकली आपको पता है कि लाइफ ऑफ यूनिट हम किसको बोलते हैं? सेल को बोलते हैं। लेकिन पहले तो नहीं पता था ना कि लाइफ ऑफ यूनिट क्या हो रही है? सेल हो रही है। तो देखिए अपन इसी की बात करेंगे आज, लाइफ ऑफ यूनिट, जो आपके सिलेबस में चैप्टर 8 है। ये अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैम ने चैप्टर 8 ही क्यों स्टार्ट किया है? वो मैंने इसीलिए स्टार्ट किया है चैप्टर 8, क्योंकि चैप्टर 8 के अंदर, क्योंकि इससे पहले के जो चैप्टर्स है ना, किसी में अपन प्लांट की स्टडी कर रहे हैं, किसी में हम एनिमल्स की स्टडी कर रहे हैं, वहां पर हम प्रोकैरियोटिक वर्ड लिख करेंगे, यूकैरियोटिक वर्ड लेंगे, तो पूरा डिफाइन करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा कि हम सिस्टम वाइज ही चले। यानी कि जब बायोलॉजी लाइफ पे डिपेंड है, लाइफ ही मेन प्रोसेस कर रही है, तो फिर लाइफ की स्टडी कर लेना पहले। तो इसीलिए मैंने चैप्टर 8 लिया है। आपके सिलेबस में है चैप्टर 8 है, जिसका नाम है सेल लाइफ ऑफ यूनिट। क्या नाम है? सेल लाइफ ऑफ यूनिट। चलिए अब मैं बात करती हूँ कि देखो एक साइंटिस्ट है रॉबर्ट हुक। साइंटिस्ट कौन है? रॉबर्ट हुक। कि रॉबर्ट हुक क्या करते हैं? वो देखना चाह रहे थे कि जो भी लिविंग है ना, जो लिविंग है या जो भी बॉडी से बनी हुई है, इसका मेन बेस क्या है? जैसे उनके माइंड में आता है कि जैसे अपने घर बनाते हैं, है ना, अपन क्या बनाएंगे? हाउस बनाएंगे, घर बनाएंगे, तो घर का भी तो बेस बनाते हैं अपन। किससे मिलकर बना होता है? बेस तो तैयार करते हैं ना। तो वो बेस, वो बॉडी का भी प्रिपेयर करना चाह रहे थे। तो उन्होंने देखो क्या किया, रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया कि एक जो ट्री है, क्या किया उसने? ट्री देखा, ट्री का उसने कोरक पार्ट ले लिया। अब आपको कोरक मैं बताऊं किसको बोलते हैं? ब्राक को बोलते हैं कोरक। ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो ये कहेंगे मुझे तो ब्राक भी नहीं पता, ब्राक क्या होता है ये भी नहीं पता। तो देखिए अपन हिंदी में इसको बोलते हैं छाल। आपने देखा होगा जो ट्री अगर पुराना है, ओल्ड ट्री है, तो उसका जो स्टेम होता है उस पे ऐसे ऐसे थिन परत बनी हुई रहती है, देखा है ना? ऐसे ऐसे थिन परत बनी हुई रहती है। तो वो जो थिन परत होती है उसको अपन कोरक, ब्राक या ब्राक बोलते हैं। यानी आउटर कवरिंग ऑफ द स्टेम या आउटर कवरिंग इज नोन एज द ब्राक। तो उन्होंने क्या किया? अरे आपको सही से बताऊंगी अपनी भाषा में, छोड़ा। ठीक है, अब समझ गए ना? अब ज्यादा तो बोलेंगे नहीं ऐसे वर्ड, तो आप समझ गए होंगे। जो छोड़े बोलते अपन घर के अंदर काम में लेते हैं, जलाने के लिए भी काम में लेते हैं। जो प्लांट का ड्राई पार्ट होता है वही क्या होती है? ब्राक होती है। अब उसने क्या किया, रॉबर्ट हुक ने क्या किया, ये जो ब्राक है ना, ब्राक की एक थिन स्लाइस ले ली, एक पतला टुकड़ा ले लिया, थिन स्लाइस। क्या ले ली इसने? थिन स्लाइस ले ली। उस थिन स्लाइस को वो क्या करता है? खुद के द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप में देखता है। ऐसे तो आप भी देख रहे हो, आपको कोई माइन्यूट स्ट्रक्चर दिखाई नहीं देती ना। तो रॉबर्ट हुक क्या करता है? पहले खुद के द्वारा एक माइक्रोस्कोप बनाता है, और उस माइक्रोस्कोप के नीचे कोरक की थिन स्लाइस को देख रहा है।
जो वो कोरक की थिन स्लाइस को देख रहा है ना, किसके नीचे, माइक्रोस्कोप के नीचे, खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप के नीचे वो कोरक की थिन स्लाइस को देखता है, तो देखने पे उसे हनीकॉम्ब, क्योंकि उसके माइंड में स्ट्रक्चर ये यही सबसे पहले कि उसने देखो ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई दी उसको, जो मैं बना रही हूँ ना आपके सामने, जो मैं आपके सामने स्ट्रक्चर बना रही हूँ, सेम ऐसे की ऐसी स्ट्रक्चर किसने देखी, रॉबर्ट हुक ने देखी, ऐसी स्ट्रक्चर, ये लीजिए। अब वो ऐसे स्ट्रक्चर देखते ही उसके माइंड में क्या आया, उसको ये लगा कि ये तो हनी बी के कोम के जैसे स्ट्रक्चर है, हनी बी के कोम्ब के जैसे स्ट्रक्चर है, हेक्सागोनल। तो उन्होंने क्या किया कि द रॉबर्ट हुक वेहन सीन thin slice under the microscope to see the honeycomb-like structure called by the cell। उसने उसको क्या नाम दे दिया, सेल नाम दे दिया, ठीक है। अब उसने कब, यानी कि सेल की डिस्कवर किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था, यानी उसने पहले एक्सपेरिमेंट किया फिर इसको सेल बोला उसने। अब रॉबर्ट हुक ने ये कोरक लिया, माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, ये कब किया, 1665 में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेल डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हुक 1665 आइसोलेट फ्रॉम द थिन स्लाइस ऑफ कोरक, but now they study under the study the korak is the dead part of tree या dead part of plant। कोरक प्लांट का डेड पार्ट है, क्या पार्ट है, डेड। सो दिस सेल इज द डेड सेल्स, तो ये सेल कैसी होगी, डेड सेल्स होगी। अब इन सबका जो अपन को थ्योरेटिकली स्टडी है या मेंशन रॉबर्ट हुक की एक बुक में मिलेगा, और वो जो बुक है उसका नाम है माइक्रोग्राफिया बुक। माइक्रोग्राफिया बुक के अंदर उसने कंप्लीट स्टडी की थी। मैं यहां लिख दूं, बुक का क्या नाम हो जाएगा, माइक्रोग्राफिया, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक की बुक क्या है, माइक्रोग्राफिया, जिसमें मेंशन क्या किया गया है, सेल की डिस्कवरी को मेंशन किया गया है। द रॉबर्ट हुक मेंशन द डिस्कवरी ऑफ सेल्स इन द बुक ऑफ माइक्रोग्राफिया। तो रॉबर्ट हुक की बुक का नाम क्या हो गया, माइक्रोग्राफिया हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल को किसने डिस्कवर किया, रॉबर्ट हुक ने किया। कहां से आइसोलेट किया, कोरक ऑफ प्लांट, द कोरक पार्ट इज द डेड पार्ट, सो दिस सेल इज द डेड सेल। यहां तक किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो रॉबर्ट हुक ने क्या कर दिया, सेल को डिस्कवर्ड कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल को डिस्कवर करने वाले कौन थे, रॉबर्ट हुक थे। चलिए फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं। अब हाँ, रॉबर्ट हुक ने सेल की स्ट्रक्चर कैसे बताई थी, हनी कॉम्ब के कॉम्ब ऑफ हनी बी, कॉम्ब ऑफ हनी बी। चलिए ये तो हो गए रॉबर्ट हुक। फिर ये तो लिविंग सेल्स थी, तो लिविंग सेल से तो काम, सॉरी नॉन लिविंग सेल्स थी। तो अब बात करते हैं लिविंग सेल्स, क्योंकि नॉन लिविंग जो सेल्स है, डेड जो सेल्स होगी, वो सेल्स आगे फंक्शन परफॉर्म नहीं करती है। जबकि हम स्टार्टिंग से देखते आ रहे, हमारी स्ट्रक्चर भी सेल बनाती है, हमारे अंदर फंक्शन भी सेल परफॉर्म करती है। पता नहीं कब से स्टडी करके आ रहे हैं ये अपन लोग, है ना। तो इसीलिए अब कौन आएगा, एंट वॉन लीवेनहॉक। कौन आया, एंटोन वॉन लीवेनहॉक। एंटोन वॉन लीवेनहॉक, LEEWN लीवेनहॉक। एंटोन वॉन लीवेनहॉक डिस्कवर द लिविंग सेल्स। इन्होंने किसको डिस्कवर किया, लिविंग सेल को डिस्कवर किया, ठीक है। अब एंटोन लीवेनहॉक ने जो लिविंग सेल को डिस्कवर किया था, उन्होंने पहले माइक्रोस्कोप बनाया, फिर सबने अपने अपने माइक्रोस्कोप के अंदर डिस्कवर किया था। रॉबर्ट हुक ने खुद का माइक्रोस्कोप बनाया, उसमें डिस्कवर कर लिया। एंटोन लीवेनहॉक ने पहले 1664 में माइक्रोस्कोप बनाया,
फिर लिविंग सेल को डिस्कवर किया। अब इसने जो लिविंग सेल्स को डिस्कवर किया था, किसने किया था? एंटवन लेवेनहोक ने लिविंग सेल्स को डिस्कवर किया। ठीक है, अब कहाँ से देखा इन्होंने? बैक्टीरिया से, प्रोटोजोआ से और स्पर्म से किया, और इसीलिए उन्होंने इसको क्या नाम दिया? बात ये कि एनिमल सेल में देखा। सीधी सी बात है, उसने तो किस में देखा? प्लांट में देखा। वो सेल्स तो क्या थी? डेड सेल्स थी। और ये देखो एंटोन नाम से आ रहा है, तो आप भी बता दो एनिमल, आपकी क्या प्रॉब्लम आ रही? ए से फॉर एनिमल्स। वो एनिमल्स कौन थे? बैक्टीरिया है, जैसे प्रोटोजोआ है ना, और स्पर्म है। स्पर्म पता ना, मेल गैमेट होते हैं। अब इसने उसको क्या नाम दिया? इसने उसको एनीमेक्यूल वर्ड बोला। इसके लिए क्या वर्ड यूज किया? ए से एनी एनिमल है ना, तो एनीमेक्यूल ये वर्ड दिया उसने। सेल की जगह क्या वर्ड यूज किया? एनीमेक्यूल वर्ड यूज किया। तो लिविंग सेल्स डिस्कवर्ड बाय द एंटोन वॉन लेवेनहोक 1674, नेम गिवन द नेम इज एनीमेक्यूल। यानी वो जो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर थी ना, जो उसको दिखाई दे रही थी, स्मॉलेस्ट पार्ट जो उसको माइक्रोस्कोप के नीचे दिखाई दे रहा था, उसको उसने क्या नाम दे दिया? एनीमेक्यूल दे दिया। इतना क्लियर है यहाँ तक? किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं ना? क्योंकि अब मैं आगे बढ़ूंगी, टॉपिक अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। डेड सेल्स थी, कहाँ से? आइसोलेट द कोरक ऑफ द प्लांट से। ठीक है, लिविंग सेल डिस्कवर्ड बाय एंटवन लेवेनहोक। अच्छा, उसकी बुक का क्या नाम था? रॉबर्ट हुक की बुक का नाम माइक्रोग्राफिया, जिसमें उसको एक्सप्लेन किया था। खुद का माइक्रोस्कोप बनाया था उसने भी, फिर डिस्कवर किया था। चलिए अब बात करते हैं कि टॉपिक आता है सेल थ्योरी। यानी सेल तो आ गई भाई, क्या आ गई? सेल तो आ गई थी मार्केट के अंदर, है ना। मार्केट के अंदर सामान तो आ गया, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी नहीं पता थी तब तक लोगों को। तो वो उसकी क्या बताएंगे? पहले प्रॉपर्टी भी तो बताएंगे ना। सेल्स, मार्केट के अंदर क्या आ गई? सेल्स आ गई। चलिए, अब इस सेल की प्रॉपर्टी तो होनी चाहिए। तो देखिए आगे जब डिफाइन किया गया तो ये कहा गया कि ऑल ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है, ऑल ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल्स। तो इसका मतलब क्या हुआ? स्ट्रक्चरल यूनिट नाम से किस तो यानी कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनके स्ट्रक्चर कौन बना रही है? सेल बना। तो स्ट्रक्चरल यूनिट, ये पॉइंट जो क्लियर कर रहा है उसको अपन बोलेंगे सेल थ्योरी। क्या है? सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी क्या है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी मेड अप ऑफ द सेल्स इज नोन एज द सेल थ्योरी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, कंपटीशन एग्जाम में तो मोस्टली आ रहा है ये क्वेश्चन कि सेल थ्योरी किसने दी। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको याद होगा कि सेल थ्योरी किसने दी है? थियोडोर स्वान, है ना। स्लीडेन और स्वान की है। किसकी है? स्लीडेन और स्वान की। टॉपिक क्या है अपना? सेल थ्योरी। सेल थ्योरी, ठीक है। तो सेल थ्योरी किसने दी? सेल थ्योरी क्या थी? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ द सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब किसके बने हुए हैं? सेल के बने हुए। तो सेल थ्योरी को देने वाले साइंटिस्ट के अपन नाम लिखेंगे, जिसमें एक साइंटिस्ट का नाम तो क्या होगा? एम सेलिडन। MSc स्लीडन, SCHLEIDEN। ठीक है, IDEN क्या हो गया? ये एम सेलिडन। एक का नाम क्या हो गया? थियोडोर स्वान। टी स्वान की फुल फॉर्म क्या होगी? थियोडोर स्वान। SCH स्वान, थियोडोर स्वान। देखिए एम स्लाइडन, तो सेल थ्योरी किसने दी? एम स्लाइडन और थियोडोर स्वान ने दी। एम स्लाइडन क्या बता रहे हैं सेल थ्योरी के? ये इन्होंने दी, ये बॉटनिस्ट थे।
तो बॉटनिस्ट थे तो इन्होंने प्लांट्स में सेल थ्योरी दे दी, ठीक है, बॉटनिस्ट थे। और जो स्वान थे वो जूलॉजिस्ट थे तो उन्होंने एनिमल के अंदर सेल थ्योरी दे दी। तो इन्होंने तो क्या कहा कि ऑल प्लांट बॉडी मेड अप ऑफ द सेल्स, ऑल प्लांट बॉडी मेड अप ऑफ द सेल्स। इन्होंने क्या, ऑल एनिमल बॉडी मेड अप ऑफ द सेल्स, और सेल इज वेरी टाइनी पार्टिकल्स cannot seen by the naked eye, cannot seen by the naked eye. According to the theory, cell theory, cell is the structural unit. सेल एक क्या होती है, स्ट्रक्चरल यूनिट एंड द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ, स्ट्रक्चरल यूनिट एंड द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ। ये बात कौन कह रहा है, यानी कि सेल आर कंबाइन टू फॉर्म द ऑर्गेनिज्म। क्लियर हो गई इतनी बात चली। अब लेकिन अब इसे ये नहीं पता चला, इसने ये तो कह दिया कि बेसिक यूनिट, स्ट्रक्चरल यूनिट एक सेल, लेकिन एक सेल है। आप सपोज कीजिए कि केवल एक सिंगल सेल्स है जो नेक्ड आई से सीन भी नहीं हो पा रही है ना, जिसको अपन माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख, वो एक ह्यूमन की बॉडी कैसे बनाएगी, एक लार्जेस्ट एनिमल की बॉडी का फॉर्मेशन वो कैसे करेगी। तो इन्होंने जबकि आपको पता है कि सेल डिवाइड होती है, लेकिन इस डिवीजन से रिलेटेड स्वान और स्लीडन ने कोई थ्योरी नहीं दी, उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनने तो बस ये कह के छोड़ दिया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेल से बनी है। अब एक सेल कैसे बॉडी बनाएगी, इस थ्योरी को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, इसीलिए। लेकिन आपसे ये पूछे ना कि सेल थ्योरी किसने दी है, तब आप एम स्लीडेन और थियोडोर स्वान ही बताओगे कि सेल थ्योरी किसकी दी हुई है। अब आगे एक साइंटिस्ट आते हैं जो सेल थ्योरी को ही क्या करे, आगे प्रोग्रेस में लेके जा रहे हैं। वो सेल थ्योरी को से रिलेटेड ही कुछ पॉइंट्स और क्लियर करके दे रहे हैं, जिन साइंटिस्ट का नाम है रुडोल्फ विर्चोव। कौन है, रुडोल्फ विर्चोव। रुडोल्फ ROD, रुडोल्फ है ना, RUDLOF, रुडोल्फ RUDOLF, रुडोल्फ। कौन हो गया, रुडोल्फ विर्चोव। तो रुडोल्फ विर्चोव क्या कर रहे हैं, आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एक जो सेल है वो कैसे ऑर्गेनिज्म बनाती है। अच्छा, सेल थ्योरी कब दी गई थी, ये ध्यान में रखना, 1838 से 39 के बीच में, 38 से 39 के बीच में। देखिए रुडोल्फ विर्चोव क्या बता रहे, सेल थ्योरी से रिलेटेड ही पॉइंट क्लियर कर रहे जो रुडोल्फ विर्चोव है। अब उन्होंने बताया कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्ट सेल्स, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिटिंग सेल्स, प्री एग्जिटिंग सेल्स यानी पुरानी सेल से बनी हुई है। न्यू सेल्स का ओरिजिन किससे हुआ है, पुरानी। अब देखिए एग्जिटिंग का मतलब जिसका अस्तित्व हो, उसको क्या बोलते हैं, एग्जिटिंग। तो जिसका अस्तित्व होगा वो लिविंग होगा, ठीक है। प्री यानी पहले की, जैसे मैं बताऊं, ये जैसे एक सेल है, इसमें हम डिवीजन करेंगे तो कितनी सेल्स बनेगी, 2 सेल्स बनेगी। तो ये जो 2 सेल्स बनी ये तो कौन सी होगी, न्यू सेल्स। इन सेल्स का नाम क्या हो गया, अपन क्या नाम बता देंगे, ये हो गई न्यू सेल्स। क्या हो गई, जो नई सेल्स बनी है वो। तो न्यू सेल्स किससे बनी है, ऊपर वाली सेल से ही तो बनी है ना। तो इसका मतलब ये प्रेजेंट है, अगर प्रेजेंट है तो इसका मतलब इसका अस्तित्व है, एग्जिटिंग। और प्री मानी पहले की। तो द न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिटिंग सेल्स बाय द डिवीजन। ये बात किसने कही, रुडोल्फ विर्चोव। लेकिन उसने से सीधे सीधे नहीं बोला इसको, उसने एक टर्म यूज किया था, ठीक है, एक टर्म यूज की। उस टर्म का नाम है ओमनिस सेलुला, ई सेलुला। तो एग्जाम में यही वर्ड आता है, ओमनिस, ओमनिस सेलुला। क्या वर्ड है, ओमनिस सेलुला, ई सेलुला। इन्होंने ये टर्म यूज किया, ओमनिस सेलुला, ई सेलुला। टर्म किसकी है, रुडोल्फ विर्चोव की है, जो क्या इस
लाइन्स का क्या मतलब था? न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिटिंग सेल्स, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिटिंग सेल्स, ओमनी सेलुला ई सेलुला। तो आप ध्यान में रखोगे प्री एग्जिटिंग सेल से न्यू सेल्स बन रही, ये क्या है? ये रुडोल्फ विर्चोव है। कौन है ये रुडोल्फ विर्चोव कह रहे हैं ओमनी सेलुला ई सेलुला की बात इन्होंने। और कब कही इन्होंने? 18, अब देखो सन याद रखो तो रख लो, वरना कोई जरूरी नहीं होता सन। बायोलॉजी के अंदर अपन सन बहुत ही रेयर केस में आती है कंपटीशन एग्जाम के अंदर, ठीक है। अब उसके बाद में चलिए ये सेल थ्योरी में, तो सेल थ्योरी में क्या क्या आया? न्यू ऑर्गेनिज्म है ना, जो किससे बने? सेल से बने, तो सेल इज ए स्ट्रक्चरल यूनिट हो गई। ये बात किसने कही? एम सेलिडन और थियोडोर सवान की है, ठीक है। न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिटिंग सेल्स, ओमनी सेलुला ई सेलुला, रुडोल्फ विर्चोव की है। अब आगे एक साइंटिस्ट और आते हैं, नगेली, NAGELI, नगेली। ये साइंटिस्ट और आए भाई, ये अपना और नॉलेज देंगे। अब आपको पता है, आप देखते नहीं हो क्या, जैसे कुछ करना नहीं ऐसे होगा, फिर कहते नहीं आप चेंज कर लीजिए, थोड़ा सा इम्प्रूव और कीजिए, नहीं कोई ये तो कहता ही नहीं परफेक्ट है, ऐसा तो कभी नहीं होता यानी कोई ना कोई कमी तो निकलती रहती है। तब देखिए सबसे पहले थियोडोर स्वान आ जाते हैं, यानी स्लाइडन और स्वान आगे, रुडोल्फ विर्चोव आ गए, अब आया नगेली। ये नगेली अपना नॉलेज दिखा। नगेली क्या कह रहा है देखिए, इसने कुछ और एक्स्ट्रा में पॉइंट ऐड की। इसने कहा कि ऑल लिविंग बीइंग्स आर द प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, बस लैंग्वेज तो चेंज किए। थियोडोर स्वान और स्वीडन भी तो यही कह रहे हैं कि सेल कंबाइन होकर के क्या बनाती है, क्या बना रही है? सेल कंबाइन होकर के ऑर्गेनिज्म बताए। तो नगेली क्या कह रहे हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर प्रोडक्ट ऑफ सेल, एक पॉइंट नगेली के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर नगेली और क्या कह रहा है? सेल है तो सेल थ्योरी ना। नगेली और क्या कह रहे हैं कि जितनी भी यानी कि जो न्यू सेल्स है, ठीक है, वो प्री एग्जाइटिक सेल्स में डिवीजन से हुई है, तो ये बात तो रुडोल्फ विर्चोव वाली बात है, तो ये भी सेल थ्योरी में लेंगे अपन। यानी कि न्यू सेल्स किससे अराइज होती है? प्री एग्जिटिंग सेल से अराइज होती है। प्री एग्जिटिंग सेल्स में क्या हो रहा है? डिवीजन हो रहा है। डिवीजन का मतलब वो डिवाइड हो रही है, 1 से 2 बन रही है। फिर और क्या बोला गया है कि जो सेल्स है वो लिविंग बीइंग्स की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि लिविंग बीइंग की स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट क्या है, तो आप सेल्स बताओगे। आपसे ये पूछ लिया जाए कि लिविंग बीइंग्स की बेसिक यूनिट क्या होती है, तो बेसिक यूनिट भी आप किसको बताओगे? सेल को बताओगे। और देखिए और क्या क्या बोला गया सेल से रिलेटेड, ये माइन्यूट होती है, कैन नॉट सीन बाय द नेक्ड आई। और साथ में ये कहा गया कि जो सेल होगी ना, जैसे मैं सेल ऐसे बना दूं, हालांकि अभी ये पॉइंट कुछ स्टूडेंट के तो क्लियर हो जाएगा, कुछ के नहीं भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे अपन स्टडी करेंगे बहुत अच्छे से, क्लियरिटी आपको एक एक वर्ड को डिफाइन किया जाएगा। ये एक सेल्स है, ठीक है, ये सेल है, और सेल में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। सेल में क्या होगा? न्यूक्लियस। और ये जो न्यूक्लियस है ना, इसी न्यूक्लियस के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल। अब आप सबको पता है हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए होता है। तो कुछ साइंटिस्ट ने ये कहा कि जो सेल्स जो होगी वो जेनेटिक कैरेक्टर्स को वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन भी लेके जाती है। तो जस्ट द सेल इज कैरी हेरिडेटरी मटेरियल्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। जेनेटिक मटेरियल को अपन क्या बोल सकते हैं? हेरिडेटरी मटेरियल। हेरिडेटरी ऐसा मटेरियल जो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन जा रहा है, जैसे पेरेंट से चाइल्ड्स में जा रहा है, तो पेरेंट से चाइल्ड्स में कैरेक्टर भी कौन लेके जा रही है? एक सेल ही लेके जा रही है। तो इट कैरी द जेनेटिक मटेरियल्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशंस।
जिससे क्या होगा कि जो लाइफ है उसका अस्तित्व बना रहेगा। यानी अपन अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं ना, वंश चल है ना। तो वंश को चलाने के लिए जो करेक्टर्स है उसको वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन भी कौन लेके जा रही, एक सेल ही लेके जा रही। तो ये सभी करेक्टर्स किसके थे, एक सेल के करेक्टर से जो माइन्यूट है, के नॉट सीन बाय द नेक्ड आई। तो आज हम लोगों ने सेल्स की डिस्कवरी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है उनको क्या किया है, क्लियर किया है। अब आपको मैं बता दूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल सेल किसने डिस्कवर की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया था, एंटवन लेवेनहोक ने डिस्कवर किया था। अब एंटवन लेवेनहोक, देखो रॉबर्ट हुक ने भी अपना माइक्रोस्कोप बनाया, वो था हैंड माइक्रोस्कोप यानी सिंपल माइक्रोस्कोप। वो तो क्या था, सिंपल माइक्रोस्कोप, ज्यादा डीपली से उसके अंदर स्टडी नहीं हो पा रही थी। लेकिन एंटवन लेवेनहोक ने जिस माइक्रोस्कोप को बनाया वो था इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। तो आपसे अगर एग्जाम में ये पूछा जाए इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप को सबसे पहले किसने बनाया, तो 1674 के अंदर बनाया था। किसने, एंटवन लेवेनहोक ने। और उसके बाद ही उन्होंने जो लिविंग सेल्स है उसकी पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया, फिर लिविंग सेल्स की डिस्कवरी की। ये आज की हमारी क्लास थी। इस क्लास से रिलेटेड जो नोट्स है वो मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगी, आप अपनी नोटबुक के अंदर उनको नोट कर लीजिएगा। क्योंकि अगर आप वीडियो से डायरेक्ट बनाओगे तो आपको टाइम लगेगा, आप जैसे बीच में टॉपिक को समझोगे, फिर पुश करोगे, फिर लिखोगे, इससे टाइम ज्यादा खराब होता है। वीडियो जो बनेगा वो लंबा बनेगा, इसीलिए आज अपन ऐसे ही करेंगे, मैं टॉपिक को आपको समझा दूंगी, ठीक है, और उसके नोट्स मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगी, आप उसको अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लेना। तो आज हम लोगों ने अपना सिलेबस स्टार्ट कर दिया है। आगे बात समझ में, ये वीडियो था इसमें सिलेबस में स्टार्ट कर चुकी हूँ। आज का आपका जो क्वेश्चन है वो आप नोट कर लीजिए, लिखिए हु इज यूज द टर्म ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ये जो टर्म है ये किसने यूज किया था, ठीक है। आपको कमेंट्स बॉक्स के अंदर विथ द नेम आंसर सेंड करना है। एक और बता दूं, आप 11th क्लास में हो तो आप जैसे कोई भी कंपटीशन एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो उसमें 60% पार्ट किसका आता है, आपकी 11th क्लास से रिलेटेड ही आएगा। और मैं आपको जो स्टडी करवा रही हूँ बिल्कुल डीपली स्टडी करवा रही हूँ, आपके लिए कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा जिससे आपको लगे कि हमारे कंपटीशन एग्जाम के अंदर नहीं आ सकता, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगी मैं। बट आपको रेगुलर वीडियो देखना होगा और वीडियो का रेस्पॉन्स भी देना होगा मुझे, तभी देखिए जब कम्युनिकेशन दोनों तरफ इक्वल होते हैं तभी स्टडी करवाने में अच्छा लगता है। तो सभी स्टूडेंट्स वीडियो को देखने के बाद में कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर दें और साथ में आप सब्सक्राइब कर लेना चैनल, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो, जस्ट नोटिफिकेशन मिल जाए आपको।